हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। तो जब कोई एक पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, उससे पेंडुलम का ले सकते हैं। जब कोई एक पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मूव करता है ना, टू एंड फ्रो मूव करता है ना, तो ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है। अब पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेशन है ना, एंड उसके अलावा आप इसको एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तीन टर्म को सबसे पहले डिफाइन करें। किसी भी पार्टिकल का ऐसा मोशन जो एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। मीन्स अ काइंड ऑफ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ after a certain interval of time. A kind of motion which repeats itself after a certain interval of time is called periodic motion. Okay. This kind of motion, oscillation, here object also repeats. After certain interval of time, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जैसे कोई एक मान लो ऑब्जेक्ट है, वो इस तरीके से, जैसे अर्थ का रिवॉल्यूशन हो रहा है अराउंड द सन, और अर्थ इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, तो अर्थ एक कंटिन्यूअस जो रोटेशन है उसका एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद ये कंप्लीट होगा। ठीक है। तो इस तरीके के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। इस तरीके के मोशन को पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, जो किसी मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो नहीं हो रहा है, बट आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम ये अपने जो भी पाथ है उसको फिर से रिट्रेस कर रहा है। तो इस तरीके के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। कोई एक पर्सन है, किसी सर्कुलर राउंड पे घूम रहा है ना, कोई एक रनर है, किसी सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रहा है, और उसको सपोज करिए पूरा एक यहाँ से वो चलता है, मान लीजिए ए से, और पूरा राउंड करके वापस ए पे आता है, उसको 20 सेकेंड लगते हैं। ठीक है। और इसी कांस्टेंट स्पीड से वो इस तरीके से मोशन कर रहा है, तो इस तरीके के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। बट ऑसिलेशन में ऑब्जेक्ट जो है एक कंटिन्यूअस मीन्स इस पोजीशन को, जिसको जहाँ पे ऑब्जेक्ट को अगर हम रिलीज करें, जैसे सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल ले लें, ऑब्जेक्ट को हम रिलीज करें तो यहाँ पे आके रुकता है ये पेंडुलम, तो इस पोजीशन को हम मीन पोजीशन बोलते हैं। ठीक है। अगर यहाँ से हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, इस तरीके से ले जाते हैं, तो ये इस पोजीशन पे जहाँ जाके रुकता है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो, इधर एक्सट्रीम पोजीशन, इधर एक्सट्रीम पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मूव करता है। इस तरीके के मोशन को हम ऑसिलेशन कहते हैं। अगर ये भी सपोज करिए आपने यहाँ ए बी सी, सपोज करिए यहाँ से आपने टाइम काउंट करना स्टार्ट किया, ये मोशन बॉब या मास इधर गया और फिर यहाँ से आके यहाँ तक आया, जो टाइम उसको इस पूरे साइकिल को कंप्लीट करने में लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, हियर आल्सो मोशन इज टेकिंग प्लेस अबाउट अ रेफरेंस पॉइंट, बट ये अपने पॉइंट को, अपने पाथ को रिट्रेस ये भी करता है, ये भी करता है, तो दोनों में डिफरेंस ये है। ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी मोशन, इट इज अ पार्ट ऑफ, बट आप ये कह सकते हो
कि जो ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक मोशन है, बट सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होंगे क्योंकि वो किसी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मूव नहीं कर रहे। तो ये एक एग्जांपल हो गया पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन का। जैसे आपने इसका, जैसे दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि आपने एक ब्लेड को लिया, स्प्रिंग को लिया, है ना, या स्ट्रिप को लिया, है ना, और स्ट्रिप पे फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस करा के छोड़ दिया, तो स्प्रिंग इस तरीके से ऑसिलेट करेगी, तो वो ऑसिलेटरी मोशन हो गया। ओके, नाउ द मीनिंग ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्चुअली हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन होती है टू एंड फ्रो, हार्मोनिक का मोशन, हार्मोनिक का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन about its mean position and it must be in a straight line. To and fro motion about its mean position and it must be in a straight line. मतलब अगर आप पेंडुलम को एक तरफ डिस्प्लेस करते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो एक स्ट्रेट लाइन में टू एंड फ्रो मोशन करे, तो ऐसे मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इस मोशन की एक और प्रॉपर्टी होती है कि जिसमें एक्सेलरेशन हो रहा होगा या रिटार्डेशन हो रहा होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव टू द डिस्प्लेसमेंट। इस कंडीशन को हम अगर जस्टिफाई कर लेते हैं तो हम किसी भी मोशन को प्रूव कर सकते हैं कि वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन्स, हार्मोनिक मीन्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। व्हाई द वर्ड सिंपल इज यूज्ड? सिंपल वर्ड क्यों यूज किया गया? क्योंकि जो टू एंड फ्रो मोशन की इक्वेशन है माइनस के एक्स टू द पावर एन, ओके, और n की वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से ले सकते हैं। अगर हम n की वैल्यू 1 लें, मतलब सिंपलेस्ट इक्वेशन बनाए, तो f इक्वल्स टू आता है माइनस के एक्स। दिस इज द सिंपलेस्ट इक्वेशन फॉर द वैल्यूज ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ n। सबसे सिंपल इक्वेशन यही होगी अगर हम n की वैल्यू 1 लें। तो अगर n की वैल्यू 2 लेंगे तो क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस होती जाएंगी। तो दिस वन इज द सिंपलेस्ट इक्वेशन एंड दिस केस इज आल्सो जस्टिफाइड द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये केस सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी जस्टिफाई करता है, क्योंकि अगर हम स्प्रिंग का, इसका सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल लें, इसमें जब हम इस मीन पोजीशन से बॉब को डिस्प्लेस करते हैं तो हमेशा फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। ठीक है, जैसे आप स्प्रिंग का केस ले सकते हैं। स्प्रिंग से कोई मास अटैच है ना, और इसको हम डिस्प्लेस करते हैं, मान लीजिए इसको स्ट्रेच करते हैं, इधर ले जाते हैं, तो भी जो स्प्रिंग का फोर्स होगा वो इस तरफ लगेगा, है ना। इस तरीके की कंडीशंस को हम, जहां पे भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे भी के कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो या एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो, इस तरीके की कंडीशन जिस क्वेश्चन में, जिस भी कंडीशन में हम जस्टिफाई कर लेते हैं, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल होता है। अब एक सवाल बनता है कि फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, है ना। तो आप ये ध्यान रखें कि एसएचएम के लिए मोशन टू एंड फ्रो होना चाहिए और वो मोशन स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो मैंने बताया पहले, तो सबसे पहले सिंपल पेंडुलम, इसमें कुछ एजम्पशन लेते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है जिससे ये बॉब अटैच है, जिससे ये मास अटैच है, ये स्ट्रिंग मासलेस होती है। ये स्ट्रिंग कैसी होती है? मासलेस होती है, पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरा, ये बॉब एक पॉइंट मास है। पॉइंट मास मीन्स जिसकी कोई हाइट, लेंथ, ब्रेथ ना हो, उसको हम पॉइंट कहते हैं। तो ये बॉब जो हमने इस स्ट्रिंग से अटैच की है, ये एक पॉइंट मास है। दूसरा, ये तीसरी एजम्पशन, पहला मैंने एजम्पशन लिया कि ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस होती है, इसका कोई मास नहीं होता। दूसरा, ये जो हमने बॉब कनेक्ट की है इससे, इस बॉब का जो मास है वो पॉइंट मास है, दूसरा एजम्पशन। तीसरा एजम्पशन ये होता है कि इस मास को इस स्ट्रिंग से अटैच करने पर स्ट्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं होता, मतलब स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल होती है।
मीन्स जो उसकी लेंथ है वही लेंथ रहती है, वो लेंथ चेंज नहीं होती। ठीक, इसको हमने यहाँ से इस पोजीशन को हमने क्या बोला, स्टेबल पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसको हम मीन पोजीशन बोलते हैं। यहाँ से इसको हमने डिस्प्लेस किया, ठीक है, और ये आ गया यहाँ पे। इस पोजीशन को हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। मास यहाँ आ गया और यहाँ से रिलीज किया, तो ये इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। सपोज करिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया वो है थीटा, ठीक है। इस पॉइंट को नाम ए, इसका मान लो ओ। तो जब आपने यहां से यहां तक इसको डिस्प्लेस किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा, ठीक है। अब अगर आप देखें तो वेट हमेशा नीचे की तरफ लगता है, ऐसा बोलेंगे तो ये गलत है। वेट हमेशा एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ओके। तो बाय अर्थ बहुत बड़ी इसलिए हमेशा हम इसको नीचे लगाते हैं, बट एक्चुअल में अर्थ का जो सेंटर होता है वेट हमेशा उधर की तरफ ही एक्ट करता है। अब ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन को कैलकुलेट करने का मैंने मेथड बताया था। जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको टेंशन निकालना है वहां से इस तरफ अम्ब्रेला लगा लेते हैं, अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट। तो ये टी हो गया। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, उसको एक लाइन कट करती है तो इसको हम उसका ट्रांसवर्स बोलते हैं। इन एंगल्स को हम करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल है थीटा, अगर इस लाइन को हम आगे बढ़ा दें, ठीक है, और इसको ऐसे करना, तो ये दो पैरेलल लाइन होगी, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। इस एक और आप कर देते हैं, इस वाले एंगल को हम थीटा, ठीक है। ये ए हो गया। अब इस वेट के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ mg जो थीटा के साथ आता है cos थीटा, और एक परपेंडिकुलर जिसको हम बोलते हैं mg sin थीटा। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मैंने बताया था कि अगर किसी एंगल पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या कोई फोर्स लग रहा है, मान लो थीटा एंगल इधर बन रहा है, तो थीटा के साथ cos आता है और इसके परपेंडिकुलर sin आता है। इसको हम रिजोल्यूशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी टर्म हो सकता है, अगर एंगल थीटा इधर होता तो इधर p cos थीटा, इधर p sin थीटा था। तो ऐसे ही हमने इसको कर लिया। ये एक स्ट्रेट लाइन में है, चूंकि जो मास है वो ना ही इधर जा रहा है इस mg cos थीटा की तरफ, ना ही t की तरफ जा रहा है। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तभी ये कंडीशन नहीं है। तो फिर नाउ force mg sin theta is responsible to move the bob towards its mean position. Now the force mg sin theta is responsible to bring the bob towards its mean position. ओके, तो अगर आप इसको इधर डिस्प्लेस कर रहे होंगे या बॉल इधर मूव कर रही होगी, mg sin थीटा हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा होगा। इसका मतलब जो फोर्स है वो mg sin थीटा के बराबर है। जो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स है वो mg sin थीटा के बराबर है। लेकिन जिस फोर्स से हमने डिस्प्लेस किया, ये वाला फोर्स, ये जो फोर्स है और जो फोर्स हम लगा रहे हैं, इन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। मीन्स हम इस मास को इधर लेके जा रहे हैं और ये फोर्स इधर लगेगा, इस डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट। ओके, अब देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। F इक्वल्स टू माइनस mg साइन थीटा का एक्सप्रेशन होता है थीटा माइनस थीटा टू द पावर 3 फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 4 थीटा की पावर 5 फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया। यहां पे एज हमें डेफिनेशन से ही पता है कि थीटा, और थीटा कह सकते हो या फिर द पेंडुलम और बॉब विल execute SHM for small values of theta.
क्योंकि आपको क्वेश्चन पता है कि f इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है। x मीन्स वेरिएबल जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसकी वैल्यू लीस्ट होनी चाहिए फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा। इसका मतलब हम हायर टर्म्स को क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। सो f इक्वल्स टू माइनस एम जी थीटा। इस इक्वेशन के लिए जो भी बॉब है इस इक्वेशन के लिए एसएचएम एग्जीक्यूट करेगी। मतलब ये इक्वेशन है एसएचएम की, अगर थीटा की हायर पावर को ले लेंगे तो ये इक्वेशन वायलेट हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि वेरिएबल जो है, जो डिस्प्लेसमेंट है, उसकी लीस्ट पावर लेनी हो 1, हायर पावर नहीं लेंगे, नहीं तो लॉन्ग एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड एक वर्ड आता है, मीन पोजीशन से जितना ये एक्सट्रीम पोजीशन तक मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा होंगे, है ना, तो पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है। नाउ न्यूटन्स सेकेंड लॉ, जो भी फोर्स लग रहा होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम मास इनटू एक्सेलरेशन आता है, मास से मास कैंसिल हो गया, इसका मास, तो a इक्वल्स टू माइनस जी थीटा। ठीक है, ये रिलेशन आ गया हमारा। अब अगर हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट माना था तो ये वाला जो हमारे पास डेरिवेशन आया है, इसमें देखो, जब थीटा वेरी स्मॉल, थीटा अगर वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा जो है वो थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, छोटे डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा मोशन स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए O से A। ये डिस्टेंस L थी और यही डिस्प्लेस होके यहाँ गई, मतलब ये भी L है, ये एंगल थीटा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है इस ट्रायंगल में। ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर OA अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया L। मान लो ये डिस्टेंस जो डिस्प्लेस हुई वो x थी, ये डिस्टेंस जो O से A तक है, इफ OA इज इक्वल्स टू x मान लिया है, तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा x अपॉन L। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, ये वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो आता है a इक्वल्स टू माइनस जी, थीटा की वैल्यू क्या आई, x अपॉन L। ठीक है, यहाँ तक नोट कर ले, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस जी अपॉन एल एक्स। अब एक्सेलरेशन इज, अगर देखो यहाँ पे g एक कांस्टेंट, g तो चेंज होता नहीं है आपके लिए, वैल्यू 9.8, और किसी गिवन पेंडुलम के लिए लेंथ भी नहीं चेंज होने वाली है, लेंथ भी कांस्टेंट है। ठीक है, g भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक कांस्टेंट है जिसकी, अगर ये कांस्टेंट है इसको अगर हम हटाएं तो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ जाएगा, जो कि कंडीशन है एसएचएम की, कि डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है एक्स जो हमने माना है यहाँ से यहाँ तक, इसके जो एक्सेलरेशन है डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है नेगेटिव डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से, ये टर्म हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, इस एसएचएम की कंडीशन को जस्टिफाई करने के लिए ये टर्म्स हमेशा, ये टर्म जो आना चाहिए हमेशा नेगेटिव आना चाहिए। जो ये टर्म है, ठीक है, जो ये टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, जो ये टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये टर्म नेगेटिव आता है तो यहाँ पे नेगेटिव पहले से ही, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कंडीशन जो एसएचएम की है वो जस्टिफाई नहीं हो पाएगी। ये कंडीशन किसकी है, कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये कंडीशन जस्टिफाई नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए हमें पता है कि कोई भी टर्म हमेशा पॉजिटिव तब होता है जब उसका स्क्वायर लिया जाए। इसका मतलब यहाँ पे एक हम कांस्टेंट मान लेते हैं,
जिसको हम मानते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना, जहाँ पे वेयर जो ओमेगा स्क्वायर है वो g अपॉन एल। अब इसकी वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आ सकती क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ है इस पे, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ये कंडीशन हमेशा जस्टिफाई होती रहेगी। तो यहाँ से ओमेगा की अगर वैल्यू निकालें तो हो जाएगा अंडर रूट जी अपॉन एल। अब हमें पता है कि जो टाइम पीरियड होता है किसी भी ऑसिलेशन अगर कोई पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, जहाँ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या है? अंडर रूट जी अपॉन एल। ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो है वो आ जाएगा अंडर रूट एल अपॉन जी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। ठीक से देख लीजिए आज के लिए ये टॉपिक, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। ये कंडीशन एसएचएम की है, उसके लिए इस टर्म का हमेशा पॉजिटिव होना जरूरी है, इसलिए हमने इस टर्म को एक कांस्टेंट माना ओमेगा। ठीक है, इस टर्म को एक कांस्टेंट माना ओमेगा और उसका स्क्वायर लिया जिससे कि ये हमेशा पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा की वैल्यू हमने यहाँ से यहाँ पुट की और दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ओके बच्चों, सो थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।